हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार दृष्टि चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं सतीश कुमार आप लोगों के बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। वह साइंस का बायोलॉजी का पाचन तंत्र है और यह टॉपिक जो है सो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, प्रत्येक एग्ज़ाम में पाचन तंत्र से सवाल हमेशा आते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानी जाती है। तो आज मैं आप लोगों के बीच पाचन तंत्र का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह मैं आज आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ और आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और इसमें जितने भी सवाल हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और कई सवाल ऐसे हैं जो कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, कई स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का हम लोग जो देखेंगे, आज का कुल 50 सवाल है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में फिर लाएंगे 50 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पर और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले पाचन तंत्र, ठीक है। तो पाचन तंत्र के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो आप लोग जान लें कि पाचन तंत्र की तरह के हमारे शरीर का जो वैसे अंग है जो भोजन पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें ही हम लोग अगर बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम लोग सिंपली किसे बोलेंगे, वैसा अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता हो उसे हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जटिल भोजन है वह सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। जो जटिल भोजन है वह सरल पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। अगर हम लोग देखा जाए कि पाचन तंत्र जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितना भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन सा, तो एक आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला होता है आहार नाल, ठीक है। आहार नाल यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा हम लोग बोलते हैं पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल और पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल में क्या क्या आ जाता है आपका, तो हमारा जो पाचन की क्रिया जो शुरुआत होती है हमारे मुंह से होती है। सबसे पहले मुंह से, फिर भोजन, मुंह से फिर जाती है भोजन नली, भोजन नली के बाद फिर पेट में, फिर पेट से फिर छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत के बाद फिर गुदा में, ठीक है। वहाँ जाकर के क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। तो इस तरह हम लोग जानेंगे। आप लोग को हम सिंपली रूप से पाचन तंत्र का डिफिनेशन बता दिए। तो चलिए आज का हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है पाचन तंत्र का आज हम लोग देखेंगे। पहला सवाल पूछा जा रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है। तो कड़वाहट के लिए जो मानव जीव का जो संवेदनशील क्षेत्र है वह आपका क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीछे का भाग, ठीक है। जो मानव जीव का जो पीछे का जो भाग होता है वह कड़वाहट के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, कड़वाहट, हमारे जो भोजन का जो कड़वाहट टेस्ट वगैरह जो होता है सो पीछे के भाग में पता चलता है जीव। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वह किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। उत्तर सी। बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश भाग जो है सो वह कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य की जो मुख गुहा है, मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मनुष्य की जो मुख गुहा में क्या सी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार जो है सो निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। स्टार्च। स्टार्च जो है निम्न में, मतलब कि जो लार जो है सो स्टार्च को पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार के क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है। एंजाइम एक प्रकार का बायो उत्प्रेरक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है, तो मूलतः पूछा जा रहा है, तो एंजाइम एक प्रकार का क्या है, तो एंजाइम अगर बात किया जाए तो मूलतः एक प्रकार का यह आपका प्रोटीन है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा सी। एंजाइम मूलतः क्या है, तो एंजाइम आपका मूलतः प्रोटीन है। यह क्या करता है कि हमारे जो डाइजेशन के लिए सबसे बड़ा जो रोल निभाता है पाचन की क्रिया में, वह एंजाइम ही निभाता है, ठीक है। पाचन क्रिया में बहुत ही हेल्पफुल होता है हम लोग को, इट इज़ हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं।
और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि जो मनुष्य के जो एंजाइम होते हैं, सो मनुष्य के एंजाइम को हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या होता है इसका अर्थ कि बहुत जल्द पाचन की क्रिया करती है। जो मनुष्य के अंदर हम देखिएगा कि मानव के अंदर जो पाचन की क्रिया होती है बहुत बहुत जल्दी होती है, तो किसके कारण होती है? तो यही एंजाइम के कारण, ठीक। और जितना भी एंजाइम, अगर सवाल यहाँ से भी पूछा जाए कि जितना भी एंजाइम किस चीज़ से बना होता है, तो एंजाइम आपका प्रोटीन से बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ क्या? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से बना रहता है क्या? एंजाइम। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम है क्या? है सेम सवाल है, यह आपका एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जाइमेज, ठीक है। जाइमेज जो है सो एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी सवाल आपका पूछा हुआ सब PYQ के आधारित पर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार यही सवाल आपके 2 से 3 एग्जाम में आपका रिपीटेड किया हुआ है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एंजाइम, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है सो यकृत का कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यूरिया, ठीक है। यूरिया का जो है सो उत्पत्ति यकृत का कार्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? लिपिड्स का जो पाचन होता है वो निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो किसकी उपस्थिति में होता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, इसको कूट में दिया गया कि पहला है पीत अम्ल, दूसरा है लाइपेज और तीसरा है पेप्सिन। तो केवल एक सही, केवल 1 या 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही, तीनों सही है। तो नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। केवल 1 और 2 सही है, यानी कि पीत अम्ल और लाइपेज। सवाल क्या पूछा जा रहा था आपका कि लिपिड्स का जो पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होती है। तो किसके किसके? तो 1 और 2 यानी कि पीत अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपका ये पूछा गया सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है सो पाचक ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि आपका पाचन की क्रिया करती है, यकृत भी आपका पाचन की कार्य करती है, अग्नाशय भी आपका पाचन की कार्य करती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो आपका पाचन की कार्य नहीं करती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है अग्नाशय, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सो पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैस्ट्रिन, ठीक है, बी। जो गैस्ट्रिन है मानव तंत्र में वह एक पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिन नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो प्रोटीन के जो पाचन में जो सहायक एंजाइम है वह कौन सा है? तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, ट्रिप्सिन। अभी हम बताए थे पिछले वीडियो, यहाँ पीछे क्वेश्चन में, कि ट्रिप्सिन है आपका। तो वही बता पूछा जा रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन है, ठीक है। यूरिएज नहीं है आपका, सल्फेटेज नहीं है आपका, प्रोटीएज नहीं है आपका, तो इसमें ट्रिप्सिन होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, एमाइलेज, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा परिवर्तन, यानी कि कौन सा जो चेंज है वह जो एंजाइम ट्रीटमेंट उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने का, ठीक। अगला सवाल है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? जो मानव शरीर में जो पूंछ है वह कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बृहदंत्र, ठीक है। बृहदंत्र से जो है सो मानव शरीर में पूंछ की संरचना संलग्न होता है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से जो है सो पच जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च। ठीक है, जो स्टार्च जो है सो लार्च की सहायता से पच जाता है। ठीक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडॉट है? निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडॉट है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों, यानी कि अक्लकी दांत और अग्रच्वर्णक। ठीक है, जो दांत की पार्ट है ये दोनों। ठीक है, तो ये जो दोनों सो क्या है? मोनोफायोडॉट। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती है, तो बताइए कि अक्ल की दांत जो कितने वर्षों में निकलती है? ये आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है एक प्रकार का, और दैनिक सवाल है एक तरह का हम लोग का। तो बताइए अक्ल की दांत जो है कितने वर्षों के में निकलती है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है? तो निम्नलिखित में से जो दांत का भाग है वह कौन सा दांत का भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। शिखर है, ग्रीवा है, जड़ है, सभी जो है सो क्या है? दांत का भाग है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग जो है सो छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पाइरोलिक। ठीक है, उत्तर बी, पाइरोलिक। जो पाइरोलिक जो है सो एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जठर ग्रंथि है वो आपका किससे संबंधित है? तो अमाशय से। ठीक है, उत्तर हो जाएगा अमाशय से। अगला सवाल है, जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? तो जठर रस के संदर्भ में आपका कौन असत्य है? तो हम लोग इसको देखते करके, क्या यह एक अम्लीय प्रकृति का होता है? जठर रस जो है सो क्या एक अम्लीय प्रकृति का होता है? बिल्कुल सही बात है। सवाल पूछा रहा है कौन सा गलत है, यानी कि असत्य है। तो यह अम्लीय प्रकृति का होता ही है जठर रस, बिल्कुल सही है। आप देखिएगा जब ढकार लगेगा तो आपको एकदम खटाई के जैसा आएगा। नेक्स्ट है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है? क्या पूछा जा रहा है कि यह एक क्षारीय प्रकृति का होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्षारीय नहीं। ये जब हम एसिड पाया जाता है तो फिर बेसिड बेस कैसे हो सकता है? तो इसका सवाल असत्य है, तो यही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है? नहीं, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है, पीले रंग का होता है। और इसका पीएच पारस 1.2 से 3 में होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इसका असत्य क्या हो जाएगा? वह क्षारीय प्रकृति का होता है, या गलत बात बोल रहा है? नहीं, यह कैसा होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जठर रस किसका मिश्रण होता है? तो जठर रस जो है सो किसका मिश्रण होता है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जठर रस क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, या म्यूकस का मिश्रण होता है, या पेप्सिनोजेन का और प्रोरेनिन का? तो एक एक करके देखते हैं कि जठर रस जो है सो किसका मिश्रण होता है। तो यह आपका किसका किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए और बी, यानी क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस का जो है सो मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। सॉरी, इसका डी होगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन चारों का मिश्रण होता है। ठीक है, ए, बी, सी और डी होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जठर रस में एंजाइम या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? जठर रस में एंजाइम या म्यूकस का स्राव जो होता है सो जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गोवेल्ट कोशिका। ठीक है, गोवेल्ट कोशिका के द्वारा होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? जठर रस में जो उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह उसका मुख्य कार्य जो है सो क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है, बिल्कुल सही बात है। यह भोजन में साथ आए हुए कीटाणु को नष्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। यह भोजन को मुलायम बनाता है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन को सरल पदार्थ में तोड़ता है। फिर इनमें से सभी, तो इनमें से इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से जितना भी सब सही है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो निम्न से कौन सा एक अमाशय का जो भाग है वह छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? तो इसका छोटी आंत के जो सबसे नज़दीक कौन सा है? तो कार्डियक। ठीक है, कार्डियक जो है छोटी आंत के सबसे नज़दीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है?
तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपका कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कौन कौन, तो एक तरह पेप्सिन और रेनिन जो है आपका क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो ए और सी दोनों होगा, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। अगला सवाल है, जठर रस में उपस्थित नैज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है, जठर रस में उपस्थित नैज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन B12, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जठर रस में जो उपस्थित नैज कारक के अवशोषण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो विटामिन B12। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमाशय भोजन का संग्रहण करता है, तो अमाशय जो है सो भोजन का संग्रह कब करता है, तो 4 से 5 घंटे में। हमारे जो शरीर में जो पाचन जो भोजन जो खा करके जो हम लोग संग्रहित करते थे, कितने देर तक रहता है हमारे शरीर में, तो 4 से 5 घंटे बाद हमारे शरीर में क्या रहता है, भोजन ठहरता है। उसके बाद फिर उनका जो होता है पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी कि आप अगर अभी से भोजन कीजिएगा तो 4 से 5 घंटा स्टोर रहता है आपकी बॉडी में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो मुख गुहा से, ठीक है। मुख गुहा में हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है सो शुरुआत हो जाती है, फिर मुख गुहा से फिर जाती है भोजन नाली में, भोजन नाली बाद फिर पेट में, पेट से फिर छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से फिर गुदा में, इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है, तो इनमें से किसका पाचन जो हमारे मुख से शुरू हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज दिया है, नहीं तो आप लोग याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का जो होता है पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है, उत्तर सी। अगला सवाल है, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हमारे पाचन प्रक्रिया में जो प्रोटीन का पाचन होता है वह कहाँ से होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, अमाशय से, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अमाशय में अंशतः पाचन खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, अमाशय में अंशतः पाचन खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका काइम, ठीक है, बी, काइम कहते हैं उसे हम लोग, क्या कहते हैं, काइम, ठीक। अगला सवाल है, मनुष्य में जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है, तो मनुष्य में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह आपका कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 6 मीटर, ठीक है, मनुष्य की आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत का जो सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है, छोटी आंत का जो सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, डुोडेनम, ठीक है। डुोडेनम जो है सो छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया 2 से 3 बार पूछा गया सवाल। मानव शरीर में डुोडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है, तो मानव शरीर में जो डुोडेनम की जो आकृति है वह अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अक्षर सी जैसा, ठीक है। अगला सवाल है, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है, तो मानव शरीर में जो खाना का सबसे अधिक पाचन होता है वो आपका कहाँ होता है, तो ये आपका कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में सर्वाधिक आपका सबसे अधिक पाचन होता है, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का जो है सो सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत, सबसे छोटी आंत जो है सो सबसे लंबा भाग, क्योंकि पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया लंबे समय तक होती है, 4 से 5 घंटा तक हमारे बॉडी में स्टोर रहती है, तो पाचन करती है, इसलिए छोटी आंत जो है सो सबसे लंबा भाग है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कहाँ समाप्त होती है, तो मानव शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया होती है समाप्त होती है कहाँ हो जाती है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत में ही समाप्त हो जाती है। अगला सवाल है, तो अगर आगे की अगर पूछा जाए, अगर बात किया जाए बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के बारे में अगर हम लोग जानकारी कुछ देना चाहते हैं आप लोगों को, कि बड़ी आंत जो है सो छोटी आंत की तुलना में जो अधिक चौड़ी होती है, लेकिन तो लंबाई उसकी जो होती है सो छोटी होती है, ठीक है। बड़ी आंत क्या करता है कि बड़ी आंत में जो भोजन का जो होता है पाचन नहीं होता, सब छोटी आंत में होता है, इसमें केवल क्या होता है कि जल का अवशोषण होता है। तो अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इसमें मुख्य बात है आप लोग ध्यान दीजिए कि इसमें जो विटामिन बी का भी निर्माण होता है, ठीक है, विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, हमारे छोटी आंत या बड़ी आंत, तब बड़ी आंत में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा अगर बात किया जाए तो बड़ी आंत जो है सो 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जैसे हम लोग कहते हैं सीकम, वृहदांत्र और मलाशय, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत का जो सबसे लंबा भाग है वो आपका कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलियम, ठीक है, यानी कि उत्तर सी। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है कौन सा है, तो इलियम, उत्तर सी। अगला सवाल है, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर
उंगलियां के समान रचनाएं पाई जाती है। जो इलियम की दीवार है वह की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान जो है रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें विलाई कहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी, विलाई कहते हैं। अगला सवाल है, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है। जो छोटी आंत में जो हमारे उपस्थित होती है विलाई, तो विलाई का जो है सो मुख्य कार्य क्या है, तो उसका कार्य है अवशोषक सतह को बढ़ाना। जो अवशोषक सतह है उसे क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, उत्तर ए, छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य है अवशोषक सतह को बढ़ाना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है। आगे और बढ़ते हैं, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। तो छोटी आंत में जो एंजाइम की सक्रिया के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्षारीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय माध्यम जो है एंजाइम की सक्रिया के लिए आवश्यक होती है। अगला सवाल है, बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के लिए इलियम से जुड़ा होता है। बड़ी आंत का कौन सा भाग है वह जो छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीकम। ठीक है, उत्तर सी, सीकम जो है सो बड़ी आंत का भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, अवशोषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है। अवशोषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है वह किसका भाग है, तो छोटी आंत के इलियम का भाग है। ठीक है, उत्तर डी हो जाएगा, छोटी आंत के इलियम का भाग है अपेंडिक्स। अगला सवाल है, भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। भोजन का जो वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है वह कौन रोकता है, तो कौन रोकता है, इसका उत्तर हो जाएगा इलियोशिकल वाल्व। ठीक है, इलियोशिकल वाल्व जो है सो भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है, तो बड़ी आंत कार्य कौन नहीं करते, जल का अवशोषण कर। अभी हम आपको बताएं कि जल का जो है अवशोषण कौन करती है, ये आपका बड़ी आंत करती है। खनिज और औषधि का अवशोषण करती है, श्लेष्म में म्यूकस का अवशोषण करती है, लेकिन भोजन का पाचन नहीं करती। भोजन का पाचन कौन करती है, तो छोटी आंत करती है। ठीक है, इस तरह आज का हम लोग बायोलॉजी का पाचन तंत्र का 50 महत्वपूर्ण सवाल देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आप लोग को पार्ट बाय पार्ट, जब तक इसमें या चैप्टर तो काफ़ी लंबा होता है पाचन तंत्र, लेकिन इसमें हम लोग एक एक करके छोटे छोटे वीडियो बना करके आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल हम आप लोग के बीच लेकर के आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।